गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलें, कुछ समय अंतराल बाद आपसे पुनः मुलाकात हो रही है। कुछ बच्चों का, छात्रों का कमेंट आया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंपेरेटिव प्रोनाउन दोनों में कि सर राइटिंग आपकी नहीं समझ में आ रही। तो जब राइटिंग ही नहीं समझ में आएगी तो फिर अब बाकी क्या समझोगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंपेरेटिव प्रोनाउन मिला करके एक क्लास और ले लेता हूँ, ताकि जो राइटिंग की प्रॉब्लम मैंने वहाँ चेक किया, देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कुछ फास्ट में लिख दिया। ठीक, ऐसा नहीं है। अगर हाई क्वालिटी पर आप देखते हो तो राइटिंग दिख रही है, ठीक, 360 पर तो दिख रही है। अब आप कम पर 240 पर लगा रहे होगे तो नहीं दिख रही होगी। तो ये प्रॉब्लम होगी आपकी। तो चलें, डिफिनीशन की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने नोट कर दिया। अब इसके पूर्व आप क्या करना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एक बार पढ़ लेना और इंपेरेटिव को भी पढ़ लेना। पढ़ने के बाद इस क्लास को ले लेना। तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंपेरेटिव प्रोनाउन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। ठीक, तो आज का जो पीरियड है बहुत खास है। जो वहाँ पर आपको कमी महसूस हो रही होगी, कभी कभी होता है क्लास फास्ट हो जाता है, तो वो कमी आज समाप्त हो जाएगी। तो चलें हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखें, आप सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो आप ले चुके होंगे। चलिए, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इंपेरेटिव प्रोनाउन। ओके, यहाँ पर खास बात, पहली बार डिफिनीशन का अंतर देखिए। तो समझाने के लिए ही मैंने जो है डिफाइन किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शॉर्ट में मैंने लिख दिया REF, रिफ्लेक्सिव का शॉर्ट फॉर्म और प्रोनाउन का P। ओके, डिफिनीशन क्या है? दी प्रोनाउन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ध्यान दीजिएगा, वह सर्वनाम जो स्वयं को, स्वयं का मतलब निज होता है, निज यानी निज को, स्वयं को अभिव्यक्त करता है, इस कारण और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वही डिफिनीशन याद दी गई है हिंदी में। वह सर्वनाम, ठीक ना, वह सर्वनाम जो स्वयं को अभिव्यक्त करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। फिर यहाँ आते हैं, इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। खास बात यही है, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ये देखिए, यह ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। जब कर्म के रूप में प्रयुक्त होगा तो आगे चलिए देखिए, और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होता है तो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। तो भैया एक काम आप ध्यान देना, क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन पढ़ लेना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होता है, उसको अगर आप नहीं समझोगे तो दिक्कत होगी। और सब कहाँ मिलेगा, वर्क के चैप्टर में मिल जाएगा। तो अगर मेरे स्टूडेंट आप हो तो मुझे कुछ नहीं समझाना है, लेकिन नए व्यूअर हो तो अगर आप छू मंत्र वाला इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे अभी बंद कर दो वीडियो। छू मंत्र में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छू दिया तो कबूतर से खरगोश, खरगोश से कबूतर बन जाए, यह असंभव है। और जो लंबी लंबी बातें करते हैं यूट्यूब पर, वो क्या है, टीचर्स नहीं हैं, वीडियो मेकर हैं। तो वीडियो मेकर्स से आप सावधान होइए। किसी अच्छे टीचर्स, अनुभवी टीचर्स को पकड़िए, किसी को भी पकड़िए, कोई अनुभवी टीचर हो तो उसे पकड़िए, उसके चैनल को पकड़िए और आगे पूरा ग्रामर पढ़िए। रही बात मेरी, तो मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा और न कहूँगा कि मेरा कोर्स पढ़ो, और न ही मैं कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करो। सीधा बोलता हूँ, ठीक ना। 2 साल 4 साल जब भटक लेना ना, तो एक बार आप ही सर को याद कर लेना और फिर से पकड़ लेना, बस इतने सजेस्ट करूँगा। तो चलते हैं। और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है। चलिए, ऑब्जेक्ट के मामले में डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट हो सकता है कौन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो स्ट्रक्चर 2 बनेंगे, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब। जब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो भैया वर्ब तो
पासिव वर्ब लिख दिया। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब लिख दिया तो यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सीधा सीधा। अब ये कंडीशन कब आती है, जब कर्ता कोई कार्य करता हो, कोई भी कार्य करता हो, किसी भी क्रिया को क्रियान्वित करता हो, तो उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है, उसका जो रिजल्ट है कर्ता पर ही पड़ने लगे, कर्ता पर ही पड़ने लगे, तब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। हम कहते हैं कि वह बच्चे को घायल कर दिया, तो वह ने बच्चे को घायल किया। मोहन ने सोहन को घायल कर दिया, तो सोहन घायल करने का काम करता है मोहन को, तो घायल करने को क्रियान्वित करता है, तो घायल करने का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, घायल कौन होगा, मोहन होगा। तो सोहन ने घायल कर दिया मोहन को। अब बताओ, तो मोहन तो सेकेंड पर्सन होगा, अदर पर्सन में आएगा, घायल कर रहा है तो, ठीक ना। फर्स्ट पर्सन तो मैं हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड पर्सन दोनों वो थर्ड पर्सन है। चलिए अब जो है, अब मोहन की जगह कह दीजिए कि सोहन ने खुद को घायल कर लिया, खुद को घायल कर लिया। अब बताओ इफेक्ट किस पर पड़ा, सब्जेक्ट पर पड़ा। तो ऐसी दशा में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करना है, मोहन का प्रयोग नहीं करना है। मोहन के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, सोहन ने मोहन को घायल कर दिया, तो अब क्या लिखना है आपको, हिंदी क्या बनेगी, सोहन ने स्वयं को घायल कर दिया, कर लिया, ठीक है ना, या कर दिया, दोनों सही है। तो अब यहाँ मोहन के स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, अरे भाई हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके पहले वीडियो बन चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से लिस्ट बना करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब बताइए, सोहन, समझ लीजिए स्ट्रक्चर को, सोहन हर्ट मोहन, तो मोहन क्या होगा, नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हर्ट करने का प्रभाव इस पर किस पर पड़ेगा, मोहन पर। लेकिन सोहन ने स्वयं को घायल कर लिया, तो सोहन क्या है, सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर है, उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन ही का प्रयोग होता है, तो उससे क्या होगा, हिमसेल्फ पैदा होगा। तो क्या हो जाएगा, सोहन हर्ट हिमसेल्फ। स्ट्रक्चर समझ गए आप। अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर करोगे। इस पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर करोगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ और रहेगा, कुछ और रहेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन रहेगा, और कुछ और रहेगा तो क्या रहेगा भाई, कुछ भी नाउन में ही, मोस्टली नाउन में ही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं रहेगा। तो अब आइए मैं यहां इसका एग्जांपल देता हूं। वह देखिए, उसने, देखिए उसने चाय बनाया, उसने चाय बनाया, तो यहां पर क्या आ गई, शी मेड टी। तो टी क्या है, नाउन है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, ओके। तो यहां तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, और न ही यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप प्रयोग कर पाओगे, उसने स्वयं को बढ़ावा नहीं हो सकता है। अब चलो यहां पर मैं अगर कह रहा हूं कि उसने स्वयं के लिए चाय बनाया, स्वयं के लिए चाय बनाया, ध्यान देना, तो यहां आ जाएगा स्वयं के लिए। तो शी मेड टी फॉर, या टू का प्रयोग करोगे, फॉर हरसेल्फ, फॉर हरसेल्फ। जैसे ही रोट अ लेटर, वह पत्र लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही रोट अ लेटर फॉर हिज फादर, हिज ब्रदर, कुछ भी लगाते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ध्यान देना है यहाँ पर कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा
तो उसके पूर्व फॉर ऑब्लिक टू में से कुछ दोनों में से कोई ना कोई लगेगा, लगा दीजिए आप, ठीक ना। तो उसमें क्या जी यहाँ पर देखिए, अगर हम इनडायरेक्ट का हम समझाते हैं और एग्जाम्पल देते हैं पहले नाउन से, शी मेड टी फॉर हर हस्बैंड, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को के लिए चाय बनाया, देखिए बनाया चाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हस्बैंड को ना बना करके वो हस्बैंड क्या है ऑफिस चला गया, अब दोपहर में मन किया इसका क्या जी चाय पीने का, उसने खुद के लिए चाय बनाया, तो शी मेड टी फॉर हरसेल्फ। अब समझ गए होंगे, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो समझ जाओगे। अब देखिए इंपेरेटिव और रिफ्लेक्सिव में यही अंतर है कि इंपेरेटिव प्रोनाउन का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर पाओगे और न ही रिफ्लेक्सिव का। कुल मिला के जो लिस्ट है कॉमन है, तो लिस्ट जो कॉमन है, इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा, अभी फिर से दोबारा मैं लिस्ट दे रहा हूं, ठीक ना। लिस्ट कॉमन है तो आपको फंक्शन एंड एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा कि भाई माई सेल्फ का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है अथवा यहाँ पर इन अपोजिशन में, तो मैं यही स्ट्रक्चर से ही बता दूंगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इंपेरेटिव प्रोनाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज the subject of the word is called an imperative pronoun। ठीक, वह सर्वनाम जो क्रिया के कर्ता पर, क्रिया के कर्ता पर ध्यान दीजिएगा, क्रिया के कर्ता पर बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होता है, देवता सूचक सर्वनाम कहलाता है। अब यहां देखिए, इट इज यूज्ड इन अपोजिशन टू सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के यहाँ पर देखिए लिख दिया हूं, ठीक ना। यहाँ इन अपोजिशन, यहाँ केस नहीं लिखा जाएगा सेंटेंस के भीतर, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं कि इसका प्रयोग कर्ता के समानाधिकरण कारक केस इन अपोजिशन के रूप में होता है। ओके, तो जैसे इसका हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे ये केस शब्द हट जाएगा। समानाधिकरण कारक क्या होता है उसको जानिए। जब किसी समान व्यक्ति, सेम पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग के लिए दो कर्ता एक साथ प्रयुक्त होते हैं किसी भी सेंटेंस, ठीक है ना, तो दूसरा कर्ता, ध्यान देने वाली बात है, दूसरा कर्ता हमेशा पहले कर्ता का इन पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन अपोजिशन टू कहलाएगा, यानी समान अधिकरण में वो प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन माई फ्रेंड इज अ गुड बॉय, तो मोहन मैंने कहा, मोहन को एक्सप्लेन करने के लिए फिर माई फ्रेंड कहा। इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट पार्ट है, तो इज का कर्ता कौन है? मोहन है और माई फ्रेंड भी, यानी डबल सब्जेक्ट्स लग गए, तो माई फ्रेंड जो है मोहन के इन अपोजिशन में है, ठीक है ना। तो अब बताइए ये इंफेटिव प्रोनाउन की जो कंडीशन कब आएगी? इधर एक बात मैं लाता हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कंडीशन कब आएगी? जब क्रिया का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो, सेम पर्सन हो, ध्यान दीजिएगा, सेम पर्सन हो, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट के स्थान पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मोहन ने सोहन को घायल कर दिया या सोहन ने मोहन को घायल कर दिया, जो भी बात बोलना बना लीजिए, तो मोहन ने सोहन को घायल कर दिया, यहाँ
अब सेम कर दीजिए। मोहन ने स्वयं को घायल कर दिया या कर लिया। अब बताओ यार कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो गया कि नहीं? सेम पर्सन। तो जैसे सेम पर्सन होगा ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग बेहिचक कर दो। ठीक, चाहे वो इसमें तो डायरेक्ट ही रहेगा, यहाँ पर डायरेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए उसने खुद के लिए चाय बनाया, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो चाय हो गया टी, लेकिन इनडायरेक्ट क्या हो गया? हर्षद। तो यही ध्यान देना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अब यहां की क्या कंडीशन है? जब एक क्रिया के दो सब्जेक्ट, एक क्रिया के दो सब्जेक्ट्स हों, तो पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, इसमें S1 S2 नहीं दिखाए हैं, जबकि उन सब वीडियो में शायद पढ़ाया हूं, देख लीजिएगा। शायद नहीं, मुझे याद है मैं पढ़ाया हूँ S1 S2 करके। तो एक सब्जेक्ट यहां रख गया, ये देखिए मोहन माय फ्रेंड इज अ गुड बॉय। अदर वर्ड्स में क्या हो सकता है? अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, अथवा दोनों हो सकता है। इसका ध्यान देना है। मोस्टली जो पहले स्ट्रक्चर का प्रयोग सामान्यतः मिलेगा, लेकिन यह जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसका अल्टरनेटिव है। ठीक, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर वर्ड जो है यहाँ ऑब्जेक्ट हो, कंप्लीमेंट हो या दोनों हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुख्य रूप से आपको इसी स्ट्रक्चर को समझना है। यानी जब क्रिया का सब्जेक्ट दो हो लेकिन वह सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन ना हो, जैसे मोहन माई फ्रेंड इज अ गुड बॉय, ऐसा नहीं है। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ गुड सिटी, तो दिल्ली के लिए द कैपिटल ऑफ इंडिया लिख दिया, इज अ गुड सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, कुछ भी बना लो समझने के लिए। तो अब कैपिटल जो शब्द आया दिल्ली के लिए ही है, तो क्रिया का जो सब्जेक्ट हो रहा है क्या हो जाएगा? बोलो, सेम पर्सन, डिफरेंट नहीं। मोहन क्या है? क्रिया। मोहन इज अ, दो सेंटेंस, मोहन इज अ गुड बॉय, माय फ्रेंड इज अ गुड बॉय, दोनों को कंबाइन करो तो मोहन, एक वाक्य में मोहन क्रिया का सब्जेक्ट बन रहा है, दूसरे में माय फ्रेंड, तो सेम पर्सन हो रहा है कि नहीं? अब क्या करो? ये तो डिफरेंट ना होकर के सेम पर्सन के लिए दो सब्जेक्ट लग रहे हैं और दोनों नाउन, दोनों क्या हो गया? नाउन्स है। लेकिन अगर पहला नाउन है और दूसरा क्या है? प्रोनाउन है, तब क्या करोगे? तो उसी नाउन के बदले में आपको इंफेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो डिफिनेशन क्या है प्रोनाउन? अरे भाई, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर ऐसा शब्द रहेगा चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसी के लिए यहां पर प्रयोग होगा इंफेटिक प्रोनाउन, जो इस पर का बल प्रदान करेगा। टू इम्फेसाइज का मतलब होता है बल प्रदान करना, जोर डालना, दबाव डालना। तो यह इंफेटिक प्रोनाउन, देखिए इम्फेसाइज सबसे बड़ा है, इम्फेसाइज का मतलब जोर डालना, तो यह इस सब्जेक्ट पर जोर डालेगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो कॉमन है। ठीक, अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। अब सेकेंड स्ट्रक्चर, इस इंफेटिक प्रोनाउन को आप वाक्य के अंत में ले जा सकते हैं, वाक्य के अंत में ले जा सकते हैं। देखिए ऐसी दशा में वाक्य बहुत बड़ा नहीं होता है, कंप्लीमेंट अगर रहेगा तो सेंटेंस छोटा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 2 लाइन 3 लाइन का सेंटेंस है, कंप्लीमेंट बहुत बड़ा है, तो आप इंफेटिक प्रोनाउन जो है लास्ट में ले जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, समझ नहीं पाओगे। तो अब देखो यहाँ पर ये आया, यहाँ से
इंट्रांसिटिव वर्ब। अब यहाँ हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी हो और कंप्लीमेंट दोनों हो सकता है, तब क्या है क्या हो जाएगा ट्रांसिटिव। तो आपको लास्ट में ही ले जाना है। अब इन दोनों में बहुत बारीक अंतर है, अभी मैं एग्जांपल देकर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो अब आप स्ट्रक्चर से ही समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा और इंपेरेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के इन अपोजिशन में प्रयुक्त होता है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम प्रायोरिटी देंगे, सेकेंड वाला हो सकता है, ठीक ना, तो उसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी मतलब थोड़ा सा शाब्दिक रूपांतरण होता है, भाव तो वही रहेगा लेकिन शाब्दिक परिवर्तन हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको शार्ट कर देते हैं, उसके बाद लिस्ट दे देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं। ओके, चले, आपका समय बचाने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर वीडियो ऑन करके किया जाएगा तो बहुत समय लगेगा। सेल्फ आमरिक सेल्फ दो शब्द है, SELF और SELVS। सवाल ये है कि है क्या, तो ये दोनों इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो दोनों का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। क्या भैया, नाउन। एक रूल है कि जिस नाउन के अंत में एफ या एफ होता है उसमें सामान्यतः एफ या एफ के स्थान पर BES लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से जो सेल्फ में अगर एफ के स्थान पर BES लगा दिया जाए तो ये प्लूरल बन जाता है। तो सिंगुलर नंबर नाउन है, ठीक, ठीक है जी, और ये प्लूरल नंबर नाउन है। दोनों का मतलब है स्वयं। क्या मतलब है, स्वयं। अब अगर स्वयं का प्रयोग आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में करना चाहते हो तो उसमें हिंदी में एक शब्द जुड़ जाएगा, को। क्या जुड़ता भैया, को, ठीक है, स्वयं को। तो इसका अर्थ बदल गया, स्वयं को, तो ये हो गया आपका क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और स्वयं को ज्यों का त्यों उसी अर्थ में प्रयुक्त करना चाहते हो तो यह होगा इंपेरेटिव प्रोनाउन। अब चलो, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो चाहे इंपेरेटिव प्रोनाउन, उनका जो बनाने का नियम सेम है और लिस्ट भी सेम है। क्या नियम भैया, आप पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करिए। हाँ, यह ध्यान देना है कि इनका जो निर्माण किसी नाउन से नहीं हो सकता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉसेसिव एडजेक्टिव से। पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब आप समझ रहे हैं, पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव। इसकी भी उत्पत्ति पर्सनल प्रोनाउन से ही होती है। आप पर्सनल, हम लिंक लगा देंगे यहाँ पर और पर्सनल प्रोनाउन देख लीजिएगा कि वहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है और कैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव तथा पॉसेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या है उसको मैंने समझाया है। तो निर्माण, इसका भी निर्माण पर्सनल प्रोनाउन से ही होता है, फंक्शन एंड एप्लीकेशन बदल जाता है, ठीक। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन है भैया, पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई है, ध्यान दीजिएगा, आवर है, योर है, देयर है, और क्या है जी, हीज है, और क्या है, हर है, और इट्स है। ये लिस्ट है। अब ये आपको ध्यान देना है कि किस किस पॉसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगेगा और सेल्फ लगेगा, ठीक। अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव में नहीं लगा करके बनेगा, चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहे इंपेरेटिव, तो एक ऑप्शन और आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस की लिस्ट भी आपको मिलेगा वहां पर्सनल प्रोनाउन के वीडियो में,
वहां पर भी आपको सेल्फ अथवा सेल्फ लगाना है। इसका मतलब कुल मिला करके जो पर्सनल प्रोनाउन की फैमिली है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भैया आई अगर सिंगुलर है तो माई भी सिंगुलर होगा, ध्यान देना। तो आई सिंगुलर होता है तो माई सिंगुलर होता है, अतः इसमें सेल्फ लगेगा, माई सेल्फ। अब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अथवा एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों जगह प्रयुक्त हो सकता है। अब आपकी मर्जी, चाहे जहां करो। यूज फॉर आई के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए आवर कहां से आया, तो वी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं, यह वी फैमिली का मेंबर है। तो वी फैमिली यानी वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो आवर भी प्लूरल होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, आवर भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ओके, यानी पॉसेसिव केस ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक। भले ही इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, प्रोनाउन से, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन से। तो वहां कष्ट करके एक बार क्लास जरूर देख लीजिएगा। तो आवर वी जब प्लूरल होता है तो आवर भी प्लूरल होगा, तो सेल्फ लग जाएगा, आवर सेल्फ हो जाएगा, यूज फॉर वी के प्रयोग होगा। अब चलिए योर किस फैमिली से आता है, तो यू फैमिली से, और ये अभी क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो योर सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो एक बार आप सिंगुलर मानकर क्या लगाइए, सेल्फ लगाइए, ये देखिए, तो सिंगुलर यू के लिए प्रयुक्त होगा। दूसरी बात आप क्या करिए, योर सेल्फ कर दीजिए, यानी योर को प्लूरल मान जाइए और उसके बाद सेल्फ जोड़ दीजिए। तो इस बार ये किसके लिए प्रयुक्त होगा, यूज फॉर प्लूरल यू, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देम किस फैमिली का मेंबर है, तो देम। अभी तक इसमें 1 2 3 4 में पॉसेसिव एडजेक्टिव में ही जोड़ा गया सेल्फ अथवा सेल्फ। अब यहाँ पर नंबर आ गया किसका जी, ऑब्जेक्टिव के, यानी देयर में जोड़ करके नहीं बनेगा। तो देर होता है, तो आप क्या करिए, देम, तो दे क्या होता है, प्लूरल, तो उसमें सेल्फ जोड़ दीजिए, देम सेल्फ। अब इसका प्रयोग देखिए खास है, इसका प्रयोग मोस्टली आप देव के लिए करेंगे, एंड आगे भी इसका प्रयोग होता है, एंड आल्सो यूज फॉर प्लूरल नाउन ऑफ एनी जेंडर। तो दे के लिए तो प्रयोग होता ही है। अब दे किसके लिए होता है, इस पर आपको जरा है, तो दे किसी भी जेंडर, चाहे मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, ठीक ना भैया, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कॉमन हो या न्यूट्रल जेंडर चाहे जो, किसी भी जेंडर के प्लूरल नंबर नाउन के लिए ही दे का प्रयोग किया जाता है। अतः देम सेल्फ का प्रयोग भी प्लूरल नंबर नाउन यानी किसी भी जेंडर, मैंने लिख दिया है, एंड आल्सो यूज फॉर प्लूरल नाउन ऑफ एनी जेंडर, और इसका प्रयोग किसी भी जेंडर के प्लूरल नंबर नाउन के लिए होता है। अब हम इधर आते हैं, देखिए ही क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब ही के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है, तो ही फैमिली का ऑब्जेक्टिव केस उठाइए। देखिए ही, हिम, हीज होता है, तो हीज पॉसेसिव है, लेकिन हाँ पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है हीज, तो उसमें आपको नहीं जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल प्रोनाउन जोड़ना है। यानी ही के ऑब्जेक्टिव केस में आप लगाएंगे हिम, फिर ये ही सिंगुलर होता है तो हिम भी सिंगुलर होगा, तो हिम सेल्फ होगा। इसका प्रयोग आप कहाँ करोगे, किसके लिए, तो ही के लिए करेंगे। इसके अलावा और कहाँ प्रयुक्त होता है, तो देखो आल्सो यूज फॉर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के वह नाउन कहाँ से आएगा, आप मैस्कुलिन जेंडर अथवा कॉमन जेंडर, तो सिंगुलर नाउन के लिए भी इसका प्रयोग होगा। वह नाउन या तो मैस्कुलिन जेंडर का होगा या तो कॉमन जेंडर का होगा। अब चलिए हर आ गया, तो हर में देखिए
हर्ष। तो दो बार हर है, तो पहला हर क्या ऑब्जेक्टिव के, दूसरा हर क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और तीसरा हर्ष होता है क्या पॉसेसिव प्रोनाउन। तो अब इसको चाहे तुम ऑब्जेक्टिव मानो और चाहे पॉसेसिव, कोई विवाद नहीं है, क्योंकि वहां पर शी, हर, हर्ष दो बार हर आता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा पॉसेसिव होता है, ठीक ना। तो दोनों स्थिति में चाहे ऑब्जेक्टिव मानो चाहे पॉसेसिव मानो ये सिंगुलर ही होगा, क्योंकि शी सिंगुलर होता है। तो सेल्फ लगाकर अब इसका प्रयोग किसके लिए आप करोगे, तो शी के लिए करोगे। इसके अलावा सिंगुलर नाउन के लिए करोगे। कौन सा सिंगुलर नाउन, वो फेमिनिन जेंडर का होगा अथवा कॉमन जेंडर का। अब ये ध्यान देना है कि सिंगुलर नाउन कॉमन जेंडर का और मैस्कुलिन जेंडर, चाहे कॉमन जेंडर हो चाहे मैस्कुलिन, तो ही अब ही का प्रयोग करें। तो कॉमन जेंडर यहाँ भी है कॉमन जेंडर, तब तो विवाद खड़ा हो जाएगा कि ही लगाए कि शी लगाए। तो अब इसको आप मौखिक सुन लीजिए, ध्यान दे करके कहीं नोट कर लीजिएगा। कॉमन जेंडर अगर सिंगुलर है तो मैंने तो दिया क्योंकि जानकारी के लिए लिखा, तो आपको ही फैमिली को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, यानी हिमसेल्फ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई बॉय स्टूडेंट है कोई गर्ल स्टूडेंट है, तब तो भाई अपने हिसाब से लगाएंगे, ठीक ना। बॉय क्या लगाएगा, हिमसेल्फ लगाएगा स्टूडेंट के लिए, ठीक। स्टूडेंट क्या होता है, सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर में होता है, ठीक ना, और कॉमन नाउन भी होता है। तो बॉय अगर स्टूडेंट है तो हिमसेल्फ लगाएगा, गर्ल स्टूडेंट है तो वो हरसेल्फ लगाएगी। तो दोनों पहुंच जाएंगे गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी की क्या कहेंगे भैया कि भैया ना हिमसेल्फ लगाओ ना हरसेल्फ लगाओ, क्या लगा दो, देमसेल्फ लगा दो। तो ऐसी भी स्थिति आती है, तो रेयर है, विवाद कहाँ आने वाला, ठीक ना। चलते हैं, तो इसको हम प्रायोरिटी देंगे। कॉमन जेंडर में आपको हिमसेल्फ को प्रायोरिटी देना है कहीं भी किसी भी वर्ड। अब इट की बात करते हैं, तो इटसेल्फ होता है। देखो भैया इट्स होता है, उस लिस्ट में जाओगे तो इट का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाओगे तो इटसेल्फ बनेगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इट के लिए, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर इट रहेगा तो बेहिचक लगा दो इटसेल्फ। लेकिन कोई नाउन है तो वह नाउन कौन होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर नाउन है तो वह नाउन कौन होगा, सिंगुलर नाउन होगा किसका, न्यूटर जेंडर का, ठीक ना भैया। तो चलते हैं अब एग्जाम्पल की तरफ। कहाँ चले भैया, एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। तो फटाफट इसको हम मिटा देते हैं भैया। अब चलिए एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक ना, फिर हम उसको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगी। चले देखिए, पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है ना। मोहन ने स्वयं को धोखा दिया। देखिए, अगर थोड़ा इसको हम समझाएं दूसरे रूप से, मोहन ने सोहन को धोखा दिया, मोहन ने सोहन को धोखा
किया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझना आसान है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और इम्पेटिव प्रोनाउन में अंतर समझना आसान नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया ट्रांसटिव। कौन सा ऑब्जेक्ट है भैया? धोखा दिया किसको? सोहन को। तो धोखा किसने खाया? सोहन। तो ये हो गया क्या जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सीधा सीधा। तो लिख लीजिए, स्ट्रक्चर दो दिए हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर तो अगर आप प्रोनाउन का प्रयोग करोगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, लेकिन यहाँ तो भैया दोनों नाउन है। क्या है? देखिए, यह भी नाउन है और ये क्या है? ये भी नाउन है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्या किया भैया? मोहन डिसेप्ड सोहन, ये देखिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सॉरी हिंदी लिख दी, हाँ हिंदी लिखा जाएगा भाई। देखिए क्या जी? मोहन। अब यहाँ क्या करना है आपको? देखिए मिस्टेक इसीलिए कभी कभी होता है गर्मी लगती है, हमारे यहाँ ऐसी की तो व्यवस्था है नहीं, गरीब टीचर हूँ और गरीब छात्रों के लिए ही बनाया हूँ, क्योंकि अमीर छात्र तो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ते हैं भैया। और कुछ स्टूडेंट मांग भी किए थे कि डिजिटल बोर्ड लगवाइए, माइक लगाइए, हमने कुछ नहीं, पढ़ना पढ़ो ना बाहर में जाओ, सीधा मैं बोलता हूँ, पसंद आए तो पढ़ो, जो मेरे पास सुविधा है हम वही प्रदान करेंगे। अभी वीडियो बना दे रहा हूँ, आप तक पहुँचा दे रहा हूँ, यही संकल्प मैंने लिया है, कम नहीं है। अभी यूट्यूब से कोई कमाई थोड़े हो रही है, कमाई होगी तो भविष्य में देखा जाएगा, ठीक ना भैया। तो फैन बंद करके बनाना पड़ता है, गर्मी होती है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग क्या होता है, भारी होने लगता है अगर वीडियो लंबी होती है। तो मेरे कष्ट को आप समझ गए होंगे। तो मनुष्य हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, हैं, गलतियां हो सकती है। चलिए, तो मुन्ना देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, और ये आपका डायरेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या होगी? इसके स्थान पर अगर हम क्या, यहाँ पर देखो क्रिया का, ये क्रिया का क्या है भैया? ये क्रिया का ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है भैया? क्रिया का सब्जेक्ट। इस चीज को आपको समझना है। तो जब क्रिया का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, यहाँ पर चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है, ठीक ना। बस इतना समझना है कि क्रिया का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन्स हैं, सेम पर्सन नहीं है। अब आपको ऐसा करना है कि इस क्रिया का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है सेम पर्सन बना देना है। तो फिर कैसे होगा भैया? मोहन ने सोहन को धोखा दिया, यानी डिफरेंट पर्सन को धोखा दिया। अब कर दो, मोहन ने स्वयं को धोखा दिया। तो बोलो सेम पर्सन हो गया कि नहीं? तो इस क्रिया का एक बात और ध्यान देना कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट का भी चैप्टर आप पढ़ लो। लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं, सेंटेंस का प्रेडिकेट, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट भी क्रिया का होता है और ऑब्जेक्ट भी क्रिया का होता है, कंप्लीमेंट भी क्रिया का होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक ना। उसके बाद पहली नजर में क्या होगा? सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट वो क्रिया का ही होता है, ये क्रियान्वित करता है और क्रिया इस पर प्रभाव छोड़ती है। सीधा इसका संबंध कनेक्शन जो है क्रिया से होता है, वाक्य से नहीं होता। लेकिन समझने के लिए वाक्य को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट में बांटा गया सुविधा के लिए, इसलिए लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो अल्प ज्ञान है, समझा भैया। तो ये सारी चीजें आपको मैं दूंगा
और अगर पढ़ते हो तो सिलेक्शन तो होगा ही आपका। अगर किसी कारणवश नहीं होता है तो कम से कम इतने ऐसा तो बना ही दूंगा कि मेरे बाद या अभी यार तुम भी कोचिंग खोल लेना और पढ़ाना है, मेरे इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाना। इसीलिए जो है मैं यूट्यूब पर बनाना शुरू किया, चैनल स्टार्ट किया। पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बाद कोई पढ़ाने वाला नहीं है मेरे परिवार में, अतः मेरे बाद क्या हो जाएगा, इंग्लिश समाप्त हो जाएगी मेरे परिवार से। तो कम से कम मेरे शिष्यगण ही पढ़ाएं, क्या दिक्कत है। और कुछ शिष्यगण हमारे कोचिंग खोल चुके हैं जो ऑफलाइन पढ़े हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो हल्के में मत लेना मुन्ना, हल्के में। और ये छुई मुई का जो चक्कर चलाते हैं ना 2 मिनट 4 मिनट, ये सब भूल जाओ, बढ़िया से पढ़ो, ठीक ना। ओके, तो अब क्या करें, अब हम लिखते हैं इसको दूसरे रूप में, यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेव कर देते हैं। क्या लिखते हैं भैया, मोहन ने, देखिए इस सोहन की जगह स्वयं लगा दिए तो को तो लगेगा ही, यहां भी को लगा है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि मोहन ने सोहन धोखा दिया, को लगेगा, को ही तो पहचान है ऑब्जेक्ट की। आप बताइए किस ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। और इनडायरेक्ट की क्या पहचान हुई, को या के लिए, अभी आगे दूंगा। तो मोहन ने स्वयं को धोखा दिया, ये है सेंटेंस आपका। चलते हैं, तो मोहन क्या दिए, डिसीव्ड। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर भैया आई है, बी है, दे है, यू है, तब तो फटाक से देखोगे, मार दोगे। अब इसको पहचानना है, तो इसको पहचानना है क्या भैया, ये है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है, मैस्कुलिन जेंडर, बोलिए है कि नहीं। ठीक, और क्या है ये, सिंगुलर नंबर, ठीक ना, सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर, सिंगुलर नाउन है, मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नाउन है, ठीक ना। तो अभी कहने का मतलब सिंगुलर नाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। देखिए आप लगा के बोला नहीं जाता, स्पोकन में चल जाता है, वास्तव में होना चाहिए क्या, सिंगुलर नाउन इन मैस्कुलिन जेंडर, सही बता रहा हूँ, आप नहीं होता है, लेकिन स्पोकन में चलता है, चला दिया जाता है। अब चलिए, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, प्रोनाउन का ही। तो जब ही का प्रयोग करते हो तो ही से बना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, ठीक ना भैया। ही से बना हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम सेल्फ होगा। ओके, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बाकी यहाँ पर जो भी रहेगा भाई, मैंने स्वयं को धोखा दिया, आई रहेगा तो माई सेल्फ हो जाएगा। तुमने स्वयं को धोखा दिया तो यू डिसीव्ड का योरसेल्फ, सिंगुलर। तुम लोगों ने स्वयं को धोखा दिया तो क्या हो जाएगा, यू डिसीव्ड योरसेल्फ हो जाएगा। हम लोगों ने खुद को धोखा दिया, स्वयं को धोखा दिया तो क्या हो जाएगा, वी डिसीव्ड आवरसेल्फ हो जाएगा। उन लोगों ने स्वयं को धोखा दिया तो दे डिसीव्ड देमसेल्फ हो जाएगा। उसने स्वयं को धोखा दी, वह स्वयं को धोखा दी तो शी डिसीव्ड हरसेल्फ। बच्चे ने, छोटा सा नन्हा बच्चा, बेबी ने क्या दी, स्वयं को गीला कर दिया। गीला करना मतलब चड्डी बिक गई, ठीक ना। तो अब वो तो न्यूट्रल जेंडर है, बेबी है, तो क्या है, नवजात शिशु है या 1.5-2 साल का, तो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। नाउन का चित्र आप पढ़िए। लेकिन 5-6 साल का है, जब लड़की को कंगना उंगना पहना दिया जाएगा, जुड़ा उड़ा पहन दिया जाएगा तो पहचान जाओगे ना
इसमें कॉमन एक फैक्ट है कि अगर आप सेक्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो छोटी चीज़ों में, चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो और चाहे ह्यूमन हो, तो वहाँ पर नेटवर्क मान लिया जाता है। तो छोटे से बेबी के लिए इट लगाओगे, इट सेफ लगाओगे, ओके ना। सीधी सीधी बात। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। कौन भैया बोलिए, ये कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। चलिए, वह चाय बनाई, वह चाय बनाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा सी, सी मेड टी। ये देखिए, तो ऑब्जेक्ट का चैप्टर क्लियर है, इंटरेस्टिंग वर्ड क्लियर है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये क्या हो गया? इंटरेस्टिंग वर्ड। और ये क्या हो गया? डायरेक्ट। सीधा सीधा, ठीक ना। अब चलिए, इस यहां पर तो आप इस वाक्य में कतई आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर ही नहीं पाओगे मेड के साथ, ठीक है ना जी, मेड के साथ, ठीक ना। हाँ, अब देखिए, यहां अगर आपको करना है तो सेंटेंस आगे बढ़ाइए। वह अपने पति के लिए क्या चाय बनाए। यह है बात। तो यहां पर चाय क्या था हिंदी में, पहचान लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां भी चाय क्या होगा? डायरेक्ट है। अब किसके लिए? तो अपने पति के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा कष्ट करके आप क्या करोगे? वो चैप्टर पढ़ोगे, ओके। तो अब यहां ट्रांसलेट कर लो। ट्रांसलेट किया भैया, शी मेड टी फॉर, यहां टू नहीं लगेगा, ठीक ना। तो हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। तो ये देख लीजिए आप इंग्लिश में, यहां पर हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहां पर हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दोनों ही क्या है? नाउन है। ये भी क्या है? नाउन है। पूरा लिखिए, चाहे हिंट लिख लीजिए, है कि नहीं। अब आपको क्या करना है? हस्बैंड महोदय चले गए कार्यालय, दोपहर में वो आराम कर रही थी, सो के उठी तो क्या अपने भी चाय बनाएगी? तो चेंज कर दीजिए, वह स्वयं के लिए चाय बनाई। तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हुआ भैया? स्वयं को चाय नहीं बनाई, के लिए पर्पस हो जाएगा, ठीक ना, के लिए। तो को बदल गया के लिए में। अब क्या हो गया? यहां से यहां तक क्या है? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इनडायरेक्ट है। तो चीज तो वही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट कर लीजिए भैया, ट्रांसलेट कर लिया क्या? सी मेड टी। अब यहां पर फॉर हरसेल्फ, ठीक। तो अब देखिए, क्रिया का सीधा इफेक्ट इस बात में समझिए। सीधा इफेक्ट यहां आ रहा है, चाय बनाने का काम हो रहा है, लेकिन चाय पीने वाला यानी क्रिया द्वारा संपन्न कार्य, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्रिया द्वारा किए गए कार्य का जो परिणाम है उसका लाभार्थी कौन है? लाभ कौन उठा रहा है? हर हस्बैंड। तो ये
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिस पर कार्य होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा क्रिया के परिणाम का, रिजल्ट का लाभार्थी होता है, गेनर होता है। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का चैप्टर पढ़िए, ठीक ना, डार्सी-वॉयलर का चैप्टर पढ़िए, है बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया वहाँ। तो लाभार्थी है, तो ये है लाभार्थी, लाभ ले रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोनों का संबंध तो क्रिया से है ही, ठीक ना। तो इसी तरह से चाय बनाया, फिर वही बात, मेड का सीधा किसके लिए, अपने लिए, फर्क यही पड़ा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यही अंतर है। अब हम बढ़ते हैं किधर यार, इम्पैक्टिव की तरफ। हाँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, जिस हो गया मुझसे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा दी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ का दी डायरेक्ट। चलिए अब इम्पेरेटिव की हम बात करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए, ठीक है ना। दो स्ट्रक्चर मैंने दिया, दो स्ट्रक्चर दिया, तो जोर डालना है तो हिंदी वाक्य के अनुसार दोनों सेंटेंस का प्रयोग आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए, हालांकि पहले जो स्ट्रक्चर का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हो, काम चल जाएगा, लेकिन रियलिटी है कि दोनों में बहुत बारीक अंतर है। तो इसको आप इंग्लिश टू हिंदी आओ समझो तो बढ़िया रहेगा। देखिए, हम कहते हैं कि ही वेंट, क्या हुआ, वह चला गया, वह चला गया, ये ट्रांसलेशन हुआ। अब वह चला गया, यहाँ गो क्या होता है, गो ऑलवेज इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो ये होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। इसके बाद अगर कोई शब्द आएगा तो वो होगा कंप्लीमेंट। अब कौन सा कंप्लीमेंट होगा, तो ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट होगा। तो कंप्लीमेंट, काइंड्स ऑफ कंप्लीमेंट पढ़ लो, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ऑर्डिनरी कंप्लीमेंट, अंतर का ये चैप्टर डन है। तो ये हो गया। अब चलिए यहां पर देखिए, इस सब्जेक्ट द्वारा, ही द्वारा कहीं भी जोर नहीं डाला गया किसी शब्द द्वारा, अरे इसके द्वारा नहीं डाला गया ना, इस पर डाला गया। भाई कहते हैं कि अरे मैंने, कौन भेज दिया जी उसको, अरे मैंने नहीं भेजा, वो स्वयं चला गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर himself, ध्यान दीजिएगा, he himself went, तो ये आपका स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है। तो ट्रांसलेशन आपको करना है, इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में कोई दूसरा शब्द नहीं है, तीन ही शब्द है, दूसरा का मतलब कि चौथा शब्द नहीं है, यानी इसके अलावा और नहीं है। यानी ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। ट्रांसिटिव तो है ही नहीं, तो जब ट्रांसिटिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होने कोई सवाल नहीं है, क्या होगा, इम्पेरेटिव हो गया। तो यह इम्पेरेटिव प्रोनाउन है, ठीक। अब इस सेंटेंस को तुम और करके अगर लिख देते हो कि he went himself, ध्यान देना, himself, तो उस स्ट्रक्चर में जो है हमने अदर वर्ड्स लिख दिया था, अदर वर्ड्स गायब भी हो सकता है सेकंड वाले में, ध्यान देना, यानी वो ब्रैकेट में आप कर सकते हो अदर वर्ड्स को, हमने जो लिखा था तो यहाँ ब्रैकेट में कर देना, मिस हो गया है, यानी अदर वर्ड्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किस जी सेकंड स्ट्रक्चर में। चलते हैं हम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेकंड
स्ट्रक्चर है। दोनों का अर्थ देखो, दोनों का जो ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, वह स्वयं, हाँ एक मिनट, वह स्वयं चला गया, वह स्वयं चला गया, यह है ट्रांसलेशन। तो इसमें भैया तीन ही शब्द हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट और ये है इम्पेरेटिव प्रोनाउन और ये है आपका वर्ब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। लेकिन जैसे अदर वर्ड्स आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए कैसे, हम क्या करते हैं इस वाक्य में, देखो एक शब्द पढ़ा रहे हैं इस वाक्य में, he, him, self, वहां पर एक शब्द बढ़ा रहे हैं, went there, क्या बढ़ाया भैया, यहां पर मैं एक शब्द आपके लिए बढ़ा दे रहा हूं, क्या, देयर शब्द। तो देयर का मतलब क्या होता है, वहां। अब ट्रांसलेशन करो, तो अब इसका ट्रांसलेशन अगर स्टूडेंट को नहीं मालूम है तो गलती करेगा। देखिए क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि वह